और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। ट्रंप के टैरिफ वॉर के रडार पर इस बार फार्मा और ऑटो सेक्टर हैं। ट्रंप ने इन दोनों सेक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का मन बनाया है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय फार्मा कंपनियों पर मार पड़नी तय है और आज यही वजह थी कि फार्मा शेयरों की पिटाई हुई। आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका को करीब $28 बिलियन की दवा निर्यात करता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से लगाई जाने वाली भारी भरकम टैरिफ भारतीय फार्मा सेक्टर को कितना प्रभावित करेंगी, इसका आज विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, जानेंगे आखिर क्या इंपैक्ट होगा टॉप गियर में ट्रंप टैरिफ से। ट्रंप के टैरिफ का टेरर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले कनाडा, मेक्सिको बने निशाना, इसके बाद चीन पर भी ट्रंप के टैरिफ की सख्ती नजर आई। ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर के पहले चरण में अमेरिका में आयात होने वाले एल्यूमिनियम और स्टील पर भारी भरकम टैरिफ थोपा और अब ट्रंप के टैरिफ की तिरछी नजर फार्मा और ऑटो सेक्टर पर है। दरअसल ट्रंप ने फार्मा, ऑटो और सेमीकंडक्टर पर 25% टैरिफ लगाने का मन बनाया है। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन अगर फार्मा सेक्टर पर इस तरह की भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की दवा कंपनियों पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते भारतीय दवा कंपनियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखनी जायज है। दरअसल अमेरिका में भारतीय दवा कंपनियों का बड़ा कारोबार है और भारत अमेरिका को करीब $28 बिलियन का फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका को करीब 60% के आसपास जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करती है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के टेरर के चलते भारत के फार्मा सेक्टर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक नजर डालते हैं भारतीय दवा कंपनियों की अमेरिका से होने वाली आय पर। दिग्गज भारतीय फार्मा कंपनियों में शुमार अरविंदो फार्मा की करीब 46% आय अमेरिका से आती है, सिप्ला की 28%, लुपिन की 37%, डॉक्टर रेड्डीज की 46% और टोरेंट फार्मा की 10% आय अमेरिका से होती है। ट्रंप की टैरिफ की आग से इस वक्त पूरी दुनिया हलकान है। ट्रंप कब किस चीज पर टैरिफ थोपेंगे ये कहना मुश्किल है। अब देखना है कि फार्मा और ऑटो सेक्टर पर ट्रंप का यह टैरिफ कितना असर छोड़ता है और भारतीय कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विस्तार से चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान विरंची शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता हैं IDMA यानी कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है विरंची जी आपका हमारे शो पे। सर थोड़ा सा बताएं कि वाकई में जिस बात का डर था अगर हो गया, वाकई में अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पर तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा सर? कहाँ कहाँ हमें चिंताएं बढ़ सकती हैं हमारी? पहले तो आपकी शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। स्वागत। हमें ये समझना होगा कि भारत और यूएस काफी सारे क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इनमें हेल्थ केयर सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें भारत और यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत की जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो करीब करीब सालाना $9 बिलियन की है और अगर आप यूएस के इंपोर्ट्स को अगर इसको ट्रांसलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल यूएस इंपोर्ट्स ऑफ मेडिसिन भारत से जाता है। बाय वैल्यू में आपको बता रहा हूं। अगर हम इसको वॉल्यूम में क्या हमारा इंपैक्ट है जरा मैं आपको ये समझाऊं तो 5% वैल्यू जो उनका इंपोर्ट है इंडिया से, उसका जेनरिक मार्केट में ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 40%, ऑलमोस्ट 47% जैसा है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन से दैट 40% से ज्यादा जो जेनरिक्स है वो भारत से सोर्स होती है। तो आप एक कंट्रीब्यूशन समझिए कि उनका जो इंपोर्ट बिल है उसका हम 5% वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसके सामने 40% ऑफ मेडिसिन इन द जेनरिक मार्केट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यूएस हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और इंडिया की काफी जो मेडिसिन है वो वेल एक्सेप्टेड है यूएस में। तो मैं ये मानता हूं, आईडीए में हम ये मानते हैं कि हालांकि हमने काफी न्यूज भी सुने हैं कि कुछ डिस्कशन चल रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो टैरिफ होगा ये ऐसे सेक्टर को नहीं टच करेंगे जिसमें
उनकी खुद की जो हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट सर, क्योंकि ट्रंप अपने इसी तरह के बोल्ड मूव्स के लिए जाने जाते हैं और उनका बड़ा ट्रांजैक्शनल जो है हिसाब किताब रहता है, स्वाभाविक रूप से वो भी शायद संभवतः कुछ बातों पे नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। अभी यूएस एड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद यूएस एड को लेकर ट्रंप साहब का बयान आया है कि वो तो टैरिफ किंग हैं और उनको क्या ज़रूरत है, उनके पास तो बहुत पैसा है, हम तो वहाँ घुस नहीं सकते हैं, उनके टैरिफ इतने ज़्यादा हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल जो अप्रोचेस थी वो काम करती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। ये बात सही है कि हम 47% ऑफ जेनरिक मेडिसिन है हम जो सप्लाई करते हैं, वो बड़ा कंज्यूमर है हमारा यूएस, वो भी जानते हैं कि उनको अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए भारत की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप साहब के तेवर कम नहीं हो रहे हैं सर। तो आप मतलब पूरा फार्मास्यूटिकल लॉबी किस तरह से इसे देख रही है? आप लोगों की होप्स अगर हैं तो उनके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि जब भी अब इस तरह के नेगोशिएशंस और डिस्कशन ये डिप्लोमेटिक होते हैं, कंट्री टू कंट्री होते हैं, तो इसमें अब हमारा कोई से नहीं है। हमारे देश के बहुत ही जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो डेफिनेटली इसको प्रॉपरली एड्रेस करते होंगे। लेकिन जब इस तरह की टैरिफ की बात की जा रही है तो एक ही रीजन से हो रहा है कि उनको लग रहा है कि इंडिया का टैरिफ शायद बहुत ज्यादा है। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में मैं आपको जस्ट एक फिगर बताता हूँ कि हमारा एनुअल इंपोर्ट जो मेडिसिन का है वो अप्रोक्सीमेटली $850 मिलियन का है, जो काफी स्मॉल है। और उसमें ज्यादातर जो मेडिसिन है जो यूएस से इंडिया में आती है, ज्यादातर 0% टैरिफ में आती है। तो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो एक पेशेंट पे होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे होता है। तो यूजुअली ये देखा गया है ग्लोबली कि फार्मास्यूटिकल्स में भी, उसमें भी जो जेनरिक्स है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट्स इनको स्पेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्मा से इंपोर्ट है उनका अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ वैल्यू है, और 95% जो है उसमें काफी ऐसे इनोवेटिव ड्रग्स होंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो हाई वैल्यू होगी, जिनको शायद वो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, आईडीएमए का ये मानना है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए शायद अगर कुछ होता है तो दे विल स्पेयर द जेनरिक इंडस्ट्री, और उसको शायद वो इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस नहीं करेंगे, ऐसा ये मानना है। ऑलराइट सर, मैं फिर वही आपसे ये समझना चाह रहा था कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट्स पे इस तरह का एक्सपोर्ट पर अगर टैरिफ लगता है तो फिर आप लोगों की क्या तैयारी होगी, या उसके लिए क्या सरकार से आप लोगों की बातचीत हुई है, सरकार से आपको कोई आश्वासन मिला है, या फिर आप लोग पूरी तरह से इस सरकार पर पूरा उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि सरकार विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग? नहीं, डेफिनेटली सरकार पे उम्मीद होती है और सरकार हमारी सक्षम है ये सब चीजों को नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन मैं एक कॉमन सेंस से जो बता रहा हूं कि यूजुअली जैसे कोई भी प्रोडक्ट पेटेंटेड होती है और जब वो प्रोडक्ट ऑफ पेटेंटेड होती है तो ट्रेंड ये रहा है कि अगर वो पेटेंटेड प्रोडक्ट का कॉस्ट $1 होता है मार्केट में, जैसे ही वो ऑफ पेटेंटेड होती है, जब इंडियन कंपनीज वहां वो सेक्टर वो एरिया में एंटर होती है, तो यूजुअली हम कैपेबिलिटी ऐसी है कि $1 की प्रोडक्ट को एटलीस्ट 10% यानी 10 सेंट्स पे लेके आ जाते हैं। तो आप समझिए $1 की कॉस्ट की प्रोडक्ट को अगर इंडियन जेनरिक्स और प्रीडोमिनेटली इंडियन जेनरिक्स, वी आर एबल टू ब्रिंग डाउन द प्राइस टू 10 सेंट्स और इवन बिलो 10 सेंट्स। तो जब नेगोशिएशंस होते हैं तो आई एम श्योर ये चीजें भी देखी जाती है कि क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हम उनसे ज्यादा टैरिफ ले रहे हैं, उसका भी जवाब ना है, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नहीं है, उसका जवाब भी हाँ है। तो एक नॉर्मली एक यूएस गवर्नमेंट के लिए भी मैं ये मानता हूं कि उनके भी इंटरेस्ट में, इंडिया और यूएस दोनों के इंटरेस्ट में ये है कि जो जेनरिक्स हैं उसको टच शायद नहीं करेंगे। ओके सर, बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि टिट फॉर टैट की रणनीति चल रही है और बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप बहुत ज़्यादा हार्श हुए तो हमारे पास भी कुछ उनको रिटर्न गिफ्ट देने के तरीके हैं। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि काउंटर टैरिफ लगाकर हम कुछ बैलेंस कर पाएँ, या उनको कम से कम नेगोशिएशन की टेबल पर लेकर आएँ? कुछ रास्ता है?
नहीं, मैं ये मानता हूं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स वैसे फार्मास्यूटिकल्स में बहुत कम है, जैसे मैंने बताया $850 मिलियन है। तो काउंटर टेरिफ की इसमें बात नहीं है। हमारा पॉजिटिव ही मैसेज है कि हम यूएस हेल्थ केयर कॉस्ट को डाउन करने में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओके। और हमारा यही मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट उनके लिए भी ये इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि आप अगर समझिए कि अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, यानी इनके लिए इंडियन इंपोर्ट्स पे अगर टैरिफ लगता है, ऑलरेडी ये जो प्राइस स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स है। एब्सोल्युटली। और न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि आपने सही बोला सर, न सिर्फ इंडिया बल्कि हिंदुस्तान और चाइना दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एपीआई मार्केट इन यूएस जो है वो 83% डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट्स, और जैसे मैंने कहा प्राइमरीली फ्रॉम चाइना इन इंडिया। तो अगर दोनों से आप इस तरह का अगर रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा डेंट लगेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर। और लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंपोर्टर है यूएस, $168 बिलियन का इंपोर्ट्स 2022 में किया है। स्वाभाविक रूप से वहां पर एक हेल्थ क्राइसिस की स्थिति वहां पर आ सकती है, लेकिन वी डोंट नो कि ट्रम्प साहब के मन में क्या चल रहा है और वो किस बात को लेकर आखिर आगे बढ़ रहे हैं अपने टैरिफ वॉर को, या टैरिफ टेरर जो कहा जा रहा है, देखते हैं। लेकिन भारत की तरफ से क्या कुछ हो सकता है और कितनी चिंताएं हैं, उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए विरंची शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री पद पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। जी हां, और जैसा कि कहा भी जा रहा था कि एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद कम चर्चा हो रही हो, या जिनका नाम शायद चर्चाओं में उतना ज्यादा आगे नहीं था तजुर्बे के लिहाज से, रेखा गुप्ता जो बीजेपी के टिकट पर पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी हैं, अब उन्हें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर पहले जो हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि शालीमार बाग से विधायक, बीजेपी की पहली बार टिकट पर विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। स्वाभाविक रूप से अब सस्पेंस तो खत्म हो गया है। अब बैठक के बाद विधायक दल के जो नेता हैं अब वो जाएंगे एलजी ऑफिस, जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, और एलजी की मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति एलजी की मंजूरी के लिए फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन उसे भेजा जाएगा, और फिर गुरुवार को यानी कि कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ा ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत सारे नाम थे, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, सतीश उपाध्याय चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता, बहुत सारे बड़े बड़े नामों का जिक्र हो रहा था सीएम पद की रेस में, लेकिन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी, और उनके नाम का ऐलान अब हो चुका है। अब उनकी प्रायोरिटी में क्या क्या होगा, दिल्ली की डेवलपमेंट को लेकर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बेहतर तालमेल समन्वय को लेकर, और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है, खासतौर से सफाई, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था, प्राइम एजेंडा रेखा गुप्ता का ये रहा भी है, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं अब आगे रेखा गुप्ता किस तरह से दिल्ली की कमान संभालती हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में सीएम पद का अब चेहरा साफ हो चुका है। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी। ज्यादा डिटेल लेते हैं अनुवेश रथ हमारे संवाददाता से। अनुवेश, नाम साफ हो चुका है, रेखा गुप्ता अब अगली सीएम होंगी, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया चलेगी औपचारिक रूप से? जी देखिए, जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम आया है, हालांकि सुबह से हम ये कह रहे थे किसी एक महिला को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी की लगभग 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन उसमें से कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी प्रबल दावेदारी रेखा गुप्ता की यहाँ पर बताई जा रही थी। हालाँकि वो पहली बार बीजेपी के टिकट से एमएलए बन
आई हैं, लेकिन अगर उनका देखा जाए शालीमार बाग से आती हैं, काफ़ी शानदार पॉलिटिकल करियर उनका रहा है और इसी के साथ साथ एक महिला चेहरा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो बीजेपी के वादे थे या जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले बीजेपी ने किया था, उन सब वादों में कहीं ना कहीं महिला सेंट्रिक उन्होंने रखा था कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की गई थी और इसी के साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं वोटर्स को बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, कहीं उसी तर्ज पे यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री बनना कहीं ना लगभग तय था। उसी तर्ज पे रेखा गुप्ता इस बार की मुख्यमंत्री, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, यानी कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता की सरकार होगी। और इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो कुछ ही देर में हम बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, बीजेपी की दिल्ली के दफ्तर के बाहर। यहाँ से सारे विधायक जो हैं वो एलजी के ऑफिस की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो अपना समर्थन पत्र देंगे एलजी को और उसी के साथ साथ रेखा गुप्ता के नाम पे मोहर लग जाएगी कि अगली। और कल जिस तरीके से रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, वहां पे कल रेखा गुप्ता कल शपथ लेते हुए नजर आएगी। इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम का जो नाम चल रहा है उसमें प्रवेश वर्मा का नाम काफ़ी आगे अभी तक चल रहा है और जल्दी उस पर भी साफ तौर से पता चल जाएगा कि कौन आगे हैं। बट रेखा गुप्ता इस वक्त दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। अब वो औपचारिक है कि वो एलजी के पास जाएंगी और वहाँ पे अपना बाकी जो एमएलएज हैं वो अपना समर्थन पत्र देंगे और उसी के साथ साथ कल शपथ लेते ही रेखा गुप्ता बन जाएंगी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। इससे पहले शीला दीक्षित 10 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहीं दिल्ली में, उससे पहले हमने देखा बीजेपी से मुख्यमंत्री रही हैं। तो तीसरी मुख्यमंत्री और दूसरी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से यहाँ रेखा गुप्ता बनते हुए तय है। अन्वेष, ये कहा गया था कि बीजेपी आलाकमान ने दरअसल दिल्ली में जो संभावित मुख्यमंत्री हैं उन सबसे एक रोड मैप पूछा था कि अगले 60 दिन और 90 दिन का रोड मैप क्या होगा, प्लान करके दीजिए। बड़ा प्रोफेशनल तरीका अपनाया था। 48 के 48 विधायकों ने ये रोड मैप दिया था और ये भी कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता के रोड मैप से खासे प्रभावित हुए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं। तो रेखा गुप्ता की प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि दिल्ली में जो वादे किए हैं बीजेपी ने उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी? देखिए, कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के जितने भी वादे बीजेपी ने किए थे उसी के अलाइन रहे होंगे। महिला सेंट्रिक वादे यहाँ पे जो हैं स्पेसिफिकली वो सबसे पहले प्रायोरिटी में रही होगी। उसी के साथ साथ महिला सुरक्षा एक प्रायोरिटी में रही होगी रेखा गुप्ता के। इसी के साथ साथ दिल्ली का जो डेवलपमेंट मॉडल है, हम ही ने हाल ही में देखा कि बीजेपी सरकार, उससे पहले यमुना में सफाई चालू हो चुकी है, यमुना की आरती चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार ये दर्शाना चाहती है कि हम सिर्फ वोट जीत के नहीं आए हैं, हम काम करेंगे। और इसी के साथ लोगों का भरोसा और विश्वास जो लोगों ने दिखाया है, कहीं ना कहीं इस पे खड़े और उसी वादे को जो उन्होंने बीजेपी ने इलेक्शन से पहले लोगों से किया था उसको पूरा करते हुए यहाँ पे नजर आए। क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं वो बीजेपी लेते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से यमुना की सफाई के लिए ऑलरेडी काम करना चालू कर चुके हैं। यमुना में आरती, जिस तरीके से गंगा आरती होती है, चाहे आप हरिद्वार की बात करें, चाहे आप बनारस की बात करें, उसी तरीके से यमुना की आरती अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये भरोसा लोगों को देना चाह रही है कि हमने वादे किए थे, हम उस वादों पे खड़े उतरेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, हमारी सरकार अभी तक बनी भी नहीं है और सारे चुके हैं। एब्सोल्युटली। तो बुधवार को यानी कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, उन तमाम लोगों की उपस्थिति में रेखा गुप्ता के नाम पर अब लग गई है मुहर। 8 फरवरी को नतीजे आए थे। 9 दिन से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बीजेपी के खाते में जो 21वां राज्य आया है उसमें अब एक महिला सीएम होंगी। नाम है रेखा गुप्ता। और अब जैसा कि पहले से तय था कि 20 फरवरी को यानी कि कल 20 फरवरी को अब 12 बजे दिल्ली में नए सीएम के शपथ के रूप में अब वो सामने आएंगी लोगों के सामने। और बीते कई दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था वो अब खत्म हुआ। दिल्ली को मिल गई हैं अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर।